हाँ भाई, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने अपने YouTube चैनल और अपने एप्लीकेशन के ऊपर डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर अपना MCQ का बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको हरियाणा जीके और इंडियन जीके के लगभग 5000 आपको जो MCQ हैं वो करवाए जाएंगे इस क्लास के अंदर। आज से हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है। आप इसको डेमो क्लास भी बोल सकते हैं और पहली क्लास है। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम जो है वो इंडियन जीके के जो मिक्स क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो और बाद में कल से हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो MCQ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। डेमो क्लास आप इसको समझ लो। इस बैच की जो फीस है हमारी, वो आपको पता है कि पहले 500 जो स्टूडेंट है उनके लिए हमने 200 रुपये फीस रखी है, और आगे के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या रहेगी, 399 रुपये फीस रहेगी। और आज की जो क्लास है आपकी वो यूट्यूब के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर रहेगी। कल से यूट्यूब के ऊपर ये वाली क्लास नहीं मिलेगी। कल से आपको सिर्फ डिवाइन स्टडी ऐप जो है, डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर ही आपको ये क्लास मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से जल्दी डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप इस जो हमारी जो सीरीज़ है ये MCQ की, इसमें लाइव जुड़ सकते हो हमारे साथ। और डेली क्लास रहेगी इसी टाइम लाइव हमारी ऐप के ऊपर, डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा आपके सामने है कि भारत व बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। और जो सारे जो MCQ हैं आपके, लगभग ये सारे के सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। अंकित नमस्ते, सर जी नमस्ते भाई। ठीक है, तो आ जाओ सारे के सारे, बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। फरक्का क्या है, पहली बात तो ये ना, फरक्का क्या है, फरक्का बांध है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है ये फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी के ऊपर बनाया हुआ है। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर इस नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। उस बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी समय से विवाद रहा था, और उस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था। और समझौते के तहत, वो समझौता कब हुआ था वो आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1967 के अंदर, दूसरा है इसके अंदर वो है 1971 के अंदर, 1996 में, या 2000 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, फरक्का जो समझौता है वो दोनों देशों के बीच 1996 के अंदर किया गया था। 1996 में समझौता हुआ था फरक्का डैम को लेकर, फरक्का बांध है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, नमस्ते भाई नमस्ते, गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो बच्चे YouTube के ऊपर देख रहे हैं एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जो हैं वो जुड़ सकें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, और सारे के सारे NCERT के अंदर है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ये। तो फरक्का समझौता आपको ध्यान रखना है 1996 के अंदर हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ फरक्का समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो फरक्का जो समझौता है वो आपको ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस के मतभेदों के कारण उसका राष्ट्रपति के लिए कौन सा प्रत्याशी चुनाव हार गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो भी। 1969 में बहुत ही रोचक चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के पद का, और अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट डालने की बात कही थी सबसे पहले इंदिरा गांधी ने। और ये अंतरात्मा वाला मुद्दा अब भी बहुत चल रहा है हरियाणा के अंदर। राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं, एक MLA हैं, आदमपुर से विधायक है कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने भी लोगों से अपील की थी, लोगों से तो क्या, विधायकों से अपील की थी कि राज्यसभा के चुनाव में अपनी अंतरात्मा से वोट डालो। ऐसी ही एक अपील की थी 1969 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में। किसने, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और विधायकों और MP को कहा था कि अपनी अंतरात्मा के ऊपर वोट डालना है। तो उस चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो चुनाव हार गया था। कौन सा प्रत्याशी चुनाव हार गया था वो आपको बताना है, शाबाश कोशिश करो। पहला ऑप्शन दे रखा है जाकिर हुसैन, दूसरा VV गिरी, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, और चौथा है M हिदायतुल्ला। कौन चुनाव हार गए थे बताओ। अंकित ना सर, एप्लीकेशन, हाँ PDF आपको जरूर मिल जाएगी भाई, PDF मिलेगी जरूर। जितने क्वेश्चन हम करवाएंगे या तो टेलीग्राम के ऊपर या फिर आपको एप्लीकेशन के ऊपर PDF मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, शाबाश। क्वालिटी तो आप अपने उसमें ऑप्शन होगा, देख लेना भाई। ठीक है, चलो इसका बताओ आंसर। 1969 के चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस के अंदर विवाद हुआ था। कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए थे। दूसरा गुट, एक गुट जो था वो कौन सा था,
एक गुट तो इंदिरा गांधी का हो गया, कांग्रेस के अंदर ही वो प्रधानमंत्री थी उस समय। दूसरा जो गुट था वो था मोरारजी देसाई का, और दोनों के दोनों ताकतवर नेता थे और ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर कौन ज्यादा ताकतवर है। 1969 के अंदर क्या हुआ था, हमारे तीसरे मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो वीवी गिरी हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद वीवी गिरी खुद चुनाव लड़े राष्ट्रपति का 1969 में। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के मतलब चुनाव के अंदर, और उस समय उनके सामने जो चुनाव लड़ा था वीवी गिरी के सामने, वो चुनाव लड़ा था नीलम संजीव रेड्डी ने। नीलम संजीव रेड्डी वो चुनाव हार गए थे और वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति बन गए थे। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना है आपको। ये नहीं पूछा कि राष्ट्रपति कौन बना था, ये पूछा है कि चुनाव कौन हारा था। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया था और ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा के ऊपर आपको वोट डालना है। अंतरात्मा समझ गए होंगे, निर्दलीय के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था। अपनी खुद की पार्टी का जो उम्मीदवार था नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ उन्होंने बोला था ऐसा। तो उस चुनाव में क्या हुआ था, वीवी गिरी जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। हारा कौन था, क्वेश्चन ये है। तो हारा कौन था, तो आपको ध्यान रखना नीलम संजीव रेड्डी जो है वो चुनाव हार गए थे। ये वाला नीलम संजीव रेड्डी बाद में मतलब निर्विरोध बनाए गए थे, एक बार चुनाव हार गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी होगा। ये चुनाव हारे थे। हार का पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हार गए थे और वीवी गिरी चुनाव जीते थे दूसरे चरण की मतगणना के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में 1973 में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचे के बारे में बताया था, बताओ शाबाश। सबके कमेंट आने चाहिए भाई, जो क्लास को देख रहे हैं सबको कमेंट करके रिप्लाई करना है। मौलिक ढांचा मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर। 1973 का जो केस है, 1973 का केस भारत की न्यायपालिका के इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है ये 1973 वाला, ठीक है। और हमारे इतिहास में, संवैधानिक इतिहास के अंदर काफ़ी सारा अहम योगदान रखता है ये जो 1973 का केस है। 1973 में कौन सा केस हुआ था, तो ध्यान रखना है 1973 के अंदर केस हुआ था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार का ये मामला था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ये केस आया था और सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर इस केस में कहा था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ध्यान रखना है। कीर्ति वेरी गुड, सब केशवानंद भारती बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है ये, ध्यान रखना है आपको। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंदिरा साहनी का मामला है, इंदिरा साहनी का केस 1991-1992 का है। ये आरक्षण को लेकर था, जब पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने नौकरियों के अंदर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो उसके खिलाफ केस हुआ था। उस केस को जाना जाता है इंदिरा साहनी के नाम से। गोलकनाथ जो है ये 1967 के अंदर हुआ था ये। इस तरह से ये केस है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखने हैं आपको ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए इनमें से कौन सा आयोग गठित किया गया था। आपातकाल की ज्यादतियों का मतलब क्या होता है। आपातकाल हमारे देश में आज तक, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार लगा है। पहली बात तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। कौन लगाता है, राष्ट्रपति ये आपातकाल लागू करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। कब कब लगे हैं, तो ये किस आधार पर लगाया जाता है उससे आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है या तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, या लगाया जाता है, पहले की अगर हम बात करें, लगाया जाता था आंतरिक अशांति के आधार के ऊपर। भी देश के अंदर ही कोई आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, अशांति हो गई है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। अब पहली बार हमारा युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के बाद, भारत ने पहला युद्ध लड़ा था 1962 के अंदर। इसका मतलब पहला आपातकाल लगाया गया था 1962 के अंदर। इसके बाद दूसरा जो आपातकाल लगाया गया था, ये तो युद्ध के आधार पर था, कोई गड़बड़ी नहीं थी इसके अंदर। तो दूसरा लगाया गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, ये दूसरा आपातकाल था। तीसरा आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को,
ये सबसे मतलब विवादास्पद आपातकाल रहा है भारत के इतिहास के अंदर। इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो क्या थे, इस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, बेटा ध्यान रखना है। फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर। यह आपातकाल हटा 1977 के अंदर। 1977 में जैसे ही आपातकाल हटा मार्च के अंदर, उस समय क्या हुआ, देश में चुनाव करवाने की घोषणा की गई और चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई हमारे देश के जनता पार्टी की तरफ से। तो जैसे ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी की तरफ से, तो मोरारजी देसाई ने इस आपातकाल के अंदर जो जो गड़बड़ियां हुई थी उनकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। वही आपसे पूछा है कि आपातकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो शाबाश बताओ कौन सा आयोग गठित किया गया था। पहला है लिब्राहन आयोग, दूसरा शाह आयोग, तीसरा श्री कृष्णा आयोग और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है कि मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार नहीं होगा, चलो चौथा काट देते हैं, इनमें से बताओ कौन सा होगा, लिब्राहन आयोग, शाह आयोग या श्री कृष्ण आयोग। तो आपका आंसर क्या होगा, शाह आयोग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शाह आयोग जो है इसका गठन किया गया था आपातकाल की जांच करने के लिए, और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस आपातकाल को गैर जरूरी बताया था। ये कहा था कि देश के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी उस समय कि देश के ऊपर आपातकाल थोपा जाए। तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि इसको गैर जरूरी बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। लिब्राहन जो आयोग है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर के लिए चलाया गया था, जिसकी अभी हाल ही में बरसी बनाई गई थी, वो करंट के अंदर आ जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन बताओ, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवनीत सरोहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। यूट्यूब वाले भी आंसर बताओ भी सारे, और क्लास को शेयर करो जो बच्चे देख रहे हैं। बताओ शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। और जिन बच्चों की तैयारी है एग्जाम की वो अपनी तैयारी को जान सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसी लेवल के रहेंगे आपकी हर एक क्लास के अंदर, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। शाह आयोग, नाम ही शाह था भाई उसका, अंकित शाह, जेसी शाह थे उनके नाम पर ही रखा गया था। ये जस्टिस थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो बताओ शाबाश, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। कब हुआ था, तो 1976 के अंदर हुआ था। 44वां जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1978 के अंदर हुआ था। 65वां कोई जरूरी नहीं है हमारे पेपर के लिए। एक बचता है 73वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। और ये वही संशोधन है 73वां संशोधन जो पंचायतों से संबंधित है भाई, ना, पंचायत से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारत के संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई थी। इसी अधिकार और शक्तियों में ये बात कही गई थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा पंचायतों के अंदर। कितना आरक्षण दिया गया था उस समय, 33% आरक्षण दिया गया था। इस समय हरियाणा सरकार इसको बढ़ाकर 50% करने जा रही है, आगे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उस समय 33% आरक्षण की बात कही गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा जिसके द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई थी। इसका नेतृत्व किस संगठन के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उनके लिए नए क्वेश्चन लगेंगे, ये जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए ठीक है, उनको समझ में आएगा। अब आपकी ये तैयारी आप लोग जान सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी रहने वाली है एग्जाम के लिए, आप कितना स्कोर करने वाले हो भाई। बताओ शाबाश। पहला ऑप्शन किसान मजदूर शक्ति संगठन, दूसरा भारतीय मजदूर संघ, तीसरा भारतीय किसान संघ, चौथा कांग्रेस के द्वारा। तो ये सूचना का अधिकार का जो आंदोलन है या सूचना का जो अधिकार है, जिसको आप क्या बोलते हो, आरटीआई बोलते हो। सूचना का जो अधिकार है ये हमारे देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। पूरे देश में लागू हुआ था आरटीआई का जो एक्ट है हमारे देश के अंदर। इसीलिए हर साल 12 अक्टूबर को सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री होते थे हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह। इससे पहले भी सूचना का अधिकार लागू करने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी क्या किया था 2003 के अंदर बेटा,
2003 में सूचना की स्वतंत्रता के नाम से एक कानून बनाया था, सूचना की स्वतंत्रता। लेकिन इस सूचना की स्वतंत्रता का जो कानून था इसमें इतने अधिकार नहीं थे जितने आज के समय है आरटीआई को लेकर। इसलिए क्या किया गया, बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में ये सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ये शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से। सूचना के अधिकार की जो मांग है वो की गई थी राजस्थान से। और राजस्थान में जो संगठन जिसने ये मांग उठाई थी उस संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इस मतलब सूचना के अधिकार की मांग उठाई थी सबसे पहले। अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले किस राज्य में उठी थी? मांग उठी थी राजस्थान में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सूचना का अधिकार पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो वो गोवा के अंदर लागू हुआ था, भारत के अंदर। ठीक है, सूचना का अधिकार लागू गोवा में हुआ सबसे पहले, लेकिन मांग उठी थी राजस्थान से 1990 के अंदर। किस संगठन ने उठाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर किसान शक्ति संगठन। और सूचना के अधिकार को भारत में लागू करवाने में, ठीक है, किसका अहम योगदान माना जाता है? तो अहम योगदान माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का नाम आपने सुना होगा। अरविंद केजरीवाल का सबसे अहम योगदान माना जाता है। इन्होंने बहुत बाद में आंदोलन किए थे सूचना के अधिकार के लिए, अरविंद केजरीवाल ने, और इसी सूचना के अधिकार को लागू करवाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके लिए ध्यान रखना है, ये भारतीय हैं रमन मैग्सेसे जिन्होंने जीता हुआ है ना। एक महिला भी थी इसके अंदर, उसका नाम आप मुझे बताओ कमेंट करके, जिसने सूचना के अधिकार में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि दिसंबर 1992 के अयोध्या के बाबरी ढांचे के गिराने के कारण, 6 दिसंबर को हुआ था ये, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद, आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है ये बनाई गई थी। बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था अयोध्या के अंदर। क्वेश्चन क्या है उसको समझो। 1992 दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। इसके बाद गिराने के कारण उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बाबरी मस्जिद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? आपसे ये पूछना चाह रहा है जिस समय बाबरी ढांचा गिराया गया था उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। पहला है मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, दूसरा कल्याण सिंह की सरकार थी, तीसरा मायावती की सरकार थी, या इनमें से कोई नहीं, किसी और की सरकार थी? बताओ शाबाश। बाबरी मस्जिद को जिस समय गिराया गया था उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आसान भाषा ये है। तो आपको ध्यान रखना है जिस समय ये कांड हुआ था सारा, ये जो बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था 1992 के अंदर, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में उस समय, उनका नाम क्या था? कल्याण सिंह उनका नाम था, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें और कुछ समझने वाली जरूरत है नहीं हमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत की संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक है, प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आचार्य कृपलानी ने, जेबी कृपलानी जिसको आप बोलते हो, जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर वो है के.एम. मुंशी ने। बताओ किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा था? बताओ शाबाश, कमेंट करके आंसर करो सारे के सारे बच्चे। बताओ शाबाश। हाँ, के.एम. मुंशी ना, बिल्कुल सही है। जिन्होंने के.एम. मुंशी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, के.एम. मुंशी ने कहा था। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, आपसे ये पूछ सकता है
नहीं, विकास गुप्ता बी नहीं होगा, कृति सही है। के एम मुंशी जो है इन्होंने जन्म कुंडली कहा था। एक क्वेश्चन सिंपल ये आ जाए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है, या भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो भी प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये तो सिंपल है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, याद रखना है इनको। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बताओ? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है या हीलियम है? 4 गैस है, चारों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बताओ शाबाश। इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वैसे तो CO2 है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इन चारों में से बताओ कौन सी है? तो इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? देखो ये जो मीथेन होती है ये क्या करती है? पृथ्वी के द्वारा जो उष्मा वापस भेजी जाती है वायुमंडल के अंदर, उस उष्मा को यही हमारे वायुमंडल के अंदर रोककर पृथ्वी के तापमान को सामान्य बनाए रखती है। मेन जो है वो तो CO2 है ग्रीन हाउस गैसों के अंदर। अब CO2 आपको दे नहीं रखा तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें मीथेन, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी के अंदर आती है, इसमें जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? देखो जैसे पृथ्वी है हमारी ये, और ये सूर्य है, मान लो सूर्य से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, मान लो यहाँ से पृथ्वी के ऊपर आती है, पृथ्वी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, उतनी पृथ्वी यूज कर लेती है। बाकी जो ऊर्जा बची होती है उस ऊर्जा को क्या करती है? पृथ्वी वापस वायुमंडल के अंदर वापस भेज देती है, इसको वापस भेज देती है। तो इसके अंदर क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इस प्रकार की कई गैसें हैं। ये गैसें क्या करती है? पृथ्वी के द्वारा वापस भेजी गई इस उष्मा को यही हमारे वायुमंडल के अंदर ही रोके रखती है, रोके रखती है। उससे क्या होता है? वायुमंडल का जो तापमान है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो नॉर्मल बना रहता है। इस वजह से पृथ्वी रहने लायक बनी हुई है हमारी। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी वायुमंडल में तो क्या होगा? ये सारी की सारी जो उष्मा पृथ्वी ने वापस भेजी है, ये सारी उष्मा हमारी वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा? पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, इसके ऊपर रहना संभव नहीं हो पाएगा। यदि इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण क्या होगा? ये ज़्यादा उष्मा को रोकेगी। यहाँ पर जितनी ज़्यादा गैसें होंगी उतनी ज़्यादा गैस उष्मा को रोकेगी। जितनी ज़्यादा उष्मा को रोकेगी उतनी ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो जाएगी। ज़्यादा पृथ्वी गर्म होगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी पृथ्वी रहने के लायक नहीं बचेगी। तो दोनों ही स्थितियाँ हमारे लिए खतरनाक है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या घटेगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों के कम होने का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए इसके कि क्या काम करती हैं ये। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि CO2 जब बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है पृथ्वी हमारे वायुमंडल के अंदर, उससे क्या हो रहा है? पृथ्वी गर्म होती जा रही है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा उष्मा को रोके रखेगी हमारे वायुमंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देखो पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति क्या होती है, कब होती है? उपसौर का मतलब क्या होता है? उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य जब एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, पृथ्वी और सूर्य जब एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, वही स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर की स्थिति कहलाती है। और एक होता है, इसको बोलते हैं उपसौर, और एक होता है अपसौर। अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य जो है ये एक दूसरे के सर्वाधिक दूरी पर होंगे, सबसे ज्यादा दूरी पर जो होंगे, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि ये उपसौर की स्थिति होती कब है, ठीक है? उपसौर की स्थिति कब होती है आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर में होती है, जुलाई में होती है, सितंबर में होती है, जनवरी में होती है? बताओ शाबाश। जुलाई, जनवरी बी। हाँ देखो, उपसौर है, इसमें ऊ लिखा हुआ है, और ऊ जो है ये किसके जैसे दिखता है? 3 जैसा दिखता है। तो मतलब 3 तारीख को होगी एक, तो ये ध्यान रखना है। और 3 तारीख को कौन सा महीना, किस महीने में होगी? तो उपसौर की स्थिति होगी 3 जनवरी को।
3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। तो उपसौर की स्थिति कब होती है, तो आपका आंसर आपको मिल गया, जनवरी के अंदर होती है। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो भी आप कर दोगे, कब होगी, 3 जनवरी को होगी, ध्यान रखना है। अपसौर पूछ ले, अपसौर कब होती है, तो अपसौर होती है जुलाई के अंदर, और जुलाई भी कौन सी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर होता है, 3 जनवरी को उपसौर होता है, ध्यान रखना है आपको। हाँ वेरी गुड, डी आंसर जिसका आ रहा है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्रोड के अंदर, क्रोड मतलब जो सबसे अंदर वाला भाग है पृथ्वी का, उसमें कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बताओ। निकेल और तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तांबा और लोहा पाया जाता है, निकिल और लोहा पाया जाता है, या लोहा या चूना पत्थर पाया जाता है, बताओ। कौन से 2 तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं, आंतरिक परतें, उनको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। 3 भागों के अंदर इनको बांट सकते हैं इस तरह से। और सबसे अंदर वाले भाग में पूछा है आपसे, क्रोड जो होता है उसको क्या, क्रोड कौन सी परत होती है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है ये। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, है ना, भूपर्पटी, या इसको क्या बोल देते हैं, क्रस्ट बोल देते हैं। भूपर्पटी के अंदर कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो भूपर्पटी पर पाए जाते हैं निकेल, सॉरी सिलिका तथा एल्यूमिना, ये भूपर्पटी में पाए जाते हैं। इसीलिए भूपर्पटी को क्या नाम दिया जाता है, सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल लिख देते हैं। भूपर्पटी को सीएल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें बीच वाले भाग की, इस बीच वाले भाग को कहा जाता है मेंटल, इसको मेंटल कहा जाता है। और मेंटल में कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, दोनों का पहला पहला अक्षर बोल देंगे, सिलिका का सी, मैग्नीशियम का में, सी में कह देंगे। लेकिन बात हो रही है क्रोड की, क्रोड में कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में है, तो आपको ध्यान रखना है क्रोड में है निकेल और लोहा। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, निकेल का नी हो जाएगा, और लोहे को हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, एफ ई लिखते हैं निकेल को, लोहे को सॉरी फेरस, तो इसको फे हो जाएगा। तो क्रोड को क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है, इसको सीएल कहा जाता है, और इसको सीमे कहा जाता है, मेंटल वाले भाग को, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि क्रोड में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो निकेल और लोहा कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आया समझ में, किसी का भी पूछे तीनों पार्ट का आप लोग बता सकते हो बहुत आसानी से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि बताओ भूपर्पटी के ऊपर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भूपर्पटी के ऊपर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। भूपर्पटी के ऊपर एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि बताओ पूरी पृथ्वी के ऊपर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है धातुओं के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, बताओ। पहला ऑप्शन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। कौन से राज्य में है बताओ। ये मैंने करवा रखा है, जिन बच्चों ने पहले YouTube के ऊपर क्लास देखी उसके अंदर भी बता रखा है शायद आपको। अंकित नंदल सर डेली क्लास लगेगी, बिल्कुल डेली क्लास लगेगी भाई। आपने अगर बैच परचेज किया है तो डेली क्लास आपकी रहेगी, है ना। YouTube के ऊपर केवल आजाज रहेगी, बाकी हमारी डिवाइन स्टडी ऐप जो है उसके ऊपर डेली क्लास रहेगी। आज की ये डेमो क्लास है, आज से आपको आइडिया ये लगाना है कि किस लेवल के क्वेश्चन और कैसे हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पढ़कर देख लेना चाहें। 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT किताबें, सारे क्वेश्चन मिलेंगे उनके अंदर आपको, ये ठीक है। YouTube के ऊपर आजाज रहेगी बस। चलो, भारत के किस राज्य में थोरियम का भंडार है, तो ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करने वाला है। केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है, केरल में मोनोजाइट मिट्टी का एक प्रकार है, और इस मोनोजाइट मिट्टी के अंदर विशाल मात्रा में थोरियम का भंडार पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। केरला, बिल्कुल बढ़िया भाई ना। मोनोजाइट मिट्टी है, उस मोनोजाइट मिट्टी के अंदर थोरियम का विशाल भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता किसको बोलते हैं? जैव विविधता का मतलब होता है जहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हो ऐसा स्थान, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु या अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां जहां पर होती हैं वो कहलाती है जैव विविधता। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर है बताओ? पश्चिमी घाट के ऊपर है, पूर्वी घाट पर, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी के अंदर? बताओ शाबाश कमेंट करके। सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां होगी? तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी घाट के ऊपर। पश्चिमी घाट कौन सा है? अब ये कई बच्चों को पश्चिमी घाट नहीं पता होगा, जो हमारा ये दक्षिणी भारत है, इसमें यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ हैं पश्चिम की तरफ है ना, इस साइड जो पहाड़ियाँ हैं हमारी, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर, इन पहाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत के अंदर पाई जाती है। विश्व के अंदर, भारत का क्या, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। इस पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर के अंदर। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना है। इसी जैव विविधता के कारण जो यूनेस्को है, यूनेस्को सुना होगा नाम सबने, नहीं सुना तो सुनना जरूरी है, पढ़ो इसके बारे में, क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है पता होना चाहिए आपको, और क्या है फुल फॉर्म, क्या काम करता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनेस्को ने हमारे पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है, विश्व धरोहर की सूची में भी इसको शामिल किया हुआ है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चे को बताए, बताओ शाबाश। हाँ पेरिस, बिल्कुल बढ़िया, विकास गुप्ता, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? गन्ना आप कहोगे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, तो चीनी का कटोरा भी किसे कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश को भारत की चीनी का कटोरा कहा जाता है। वैसे चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा जो है ये चीनी का कटोरा कहलाता है, भारत में उत्तर प्रदेश कहलाता है, ध्यान रखना। क्यूबा देश है, क्यूबा के बॉक्सर भी फेमस है भाई, ज्यादातर जो मेडल आते हैं कहाँ से आते हैं? ओलंपिक में, बॉक्सिंग में क्यूबा वगैरह से आते हैं, इसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है बताओ शाबाश। त्रिवेणी नहर के अंदर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में सोन नदी से पानी आता है, कोसी नदी से पानी आता है, गंडक नदी से आता है या म्यूराक्सी नदी से आता है बताओ। त्रिवेणी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वैसे भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जहां पर सतलुज और ब्यास नदी आपस में मिलती है, वहां से निकाली गई है। लेकिन ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर का संबंध किससे है? ध्यान रखना है आपको, गंडक नदी से है। और गंडक ये किसकी सहायक नदी है? गंडक आपको ध्यान रखना है गंगा की सहायक नदी है। ये बिहार के अंदर सिंचाई के लिए नहर बनाई गई है, और बिहार में सिंचाई के लिए जो नहर बनाई गई है त्रिवेणी नहर के नाम से जानी जाती है। उसी नहर के अंदर पानी कहाँ से निकाला जाता है? तो गंडक नदी के अंदर से बांध बनाकर उसके अंदर पानी छोड़ा जाता है। तो गंडक नदी, त्रिवेणी नहर दोनों संबंधित है, बिहार से है, ध्यान रखना है ये। अगला चलो, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनती है बताओ। अब आप देखो, एक नदी है भागीरथी, एक नदी है भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। यहां से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी, इस साइड उत्तराखंड के अंदर बहती है। इसके साइड में उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है यहां से, जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नाम है, ये निकलती है कहां से? सतोपंत नामक हिमानी से। सतोपंत हिमानी से निकलती है यहाँ से, और इस साइड आकर आपस में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा आपस में एक दूसरे से मिल जाती है।
मिलने के बाद क्या होता है, मिलने के बाद ये दोनों नदियाँ एक साथ बहती है इकट्ठा होकर। इकट्ठा होकर जब बहेगी तो ये नदी जानी जाएगी किस नाम से, गंगा के नाम से। गंगा के नाम से जानी जाती है। इस स्थान का नाम पूछा है आपसे, किस स्थान के ऊपर आकर मिलती हैं ये मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान के ऊपर ना, ये ध्यान रखना है आपको। देवप्रयाग नामक स्थान के ऊपर ये नदियां आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती हैं, तो आपका आंसर कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, तो कर्णप्रयाग यहाँ पर है, इस साइड धौली गंगा आती है, कई सारी नदियां इसके अंदर आकर मिलती हैं, वो अलग क्लास के अंदर कभी करेंगे। यहाँ पर वो मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग बोल देते हैं। ठीक है, वो बाद में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, जिसने देवप्रयाग आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये भी आसान क्वेश्चन है, आपके लिए पढ़ा होगा आपने सबने। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, बताओ शाबाश। वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल के अंदर रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, बताओ शाबाश। पहला ऑप्शन है पुरुषिणी, शतुद्री, अस्किनी और अर्जिकी है, बताओ शाबाश। रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है रावी नदी को पुरुषिणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरुषिणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम आपसे पूछ ले रावी नदी का, तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषिणी इसका प्राचीन नाम। ए आंसर बिल्कुल बढ़िया भाई, जिसने ये आंसर दिया है सही है, विकास बिल्कुल बढ़िया। अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो आपको बता रखा है। NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, आपको बताना है। 10 से गुजरता है, 6 से, 15 से या 12 से। ये जो NH-44 है ये ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर ये नीचे भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी तक आता है, बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से भाई ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर ये नीचे कन्याकुमारी तक आता है, भारत के लगभग बीचों बीच आता है। क्वेश्चन ये है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये आ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट वाला है, ध्यान रखना है आपको। 12 राज्यों और मतलब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरता है, ध्यान रखना है आपको। सिंपल है, याद करने वाली बात है, याद रखना है इसको। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। पहला है भिलाई, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला, चौथा बोकारो। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता से कौन सा स्थापित किया गया था, बताओ। भिलाई जो है, ये भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों की सहायता से कौन सा स्थापित किया गया था, दुर्गापुर। ठीक है, ये इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर तो दुर्गापुर ही हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, इंग्लैंड की सहायता से पूछा है तो आपका राइट आंसर दुर्गापुर हो जाएगा। राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है आपको। सोवियत संघ जिसको आज हम रूस बोलते हैं, इसको वर्तमान समय में रूस बोलते हैं, उस समय सोवियत संघ बोलते थे। बोकारो भी सोवियत संघ के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। ठीक है, सबके ध्यान रखने हैं आपको, और कौन कौन से राज्य में है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करो इनका। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ सारे के सारे शाबाश, कि भिलाई कौन से राज्य में, दुर्गापुर कौन से में है, राउरकेला कौन से में है और बोकारो कौन से राज्य के अंदर है, और किस किस के सहयोग से स्थापित हुए वो तो मैंने आपको बता ही दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटे गए गहरे उबड़ खाबड़ और नालों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताओ शाबाश। मालवा के पठार में बहती है चंबल नदी। चंबल नदी वही चंबल नदी है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जिसके अंदर घड़ियाल पाए जाते हैं भाई, है ना। ये पूछ ले आपसे पेपर में कि घड़ियाल के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आपको। घड़ियाल मगरमच्छ जैसे ही होते हैं, मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूछा गया है कि चंबल नदी क्या करती है, सबसे ज्यादा मृदा का कटाव करती है। सोइल इरोजन जो है सबसे ज्यादा कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और मृदा का जब ये कटाव करती है, अपर्दन करती है, उस वजह से क्या होता है, गहरे खड्डे बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक, गहरे खड्डे बन जाते हैं चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ से ये बहती है। उन नालों को और उन खड्डों उबड़ खाबड़ वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है बरखान। बरखान तो क्या होते हैं,
बरखान तो ये रेत के टीले होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, भारत के अंदर। अर्धचंद्राकार जो मतलब मिट्टी के टीले जिसको आप टिब्बे बोल देते हो, वो अर्धचंद्राकार बनती हैं आकृति, उनको क्या कहा जाता है? उनको बरखान कहा जाता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। मैदान तो है ही नहीं, क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन में दे रखा है कि उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ है तो फिर मैदान तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बचा आपके पास बैडलैंड और हमदा। हमदा भी इसका आंसर नहीं है। तो जो उबड़ खाबड़ मैदान जो बनाए जाते हैं चंबल नदी के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है? बैडलैंड इनको कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है ये। चलो अगला देखो कि रिफाइनरी है मथुरा, डिगबोई और पानीपत। पानीपत में हमारी रिफाइनरी है, वो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? बताओ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसके द्वारा ये तीनों जो रिफाइनरी हैं उनको स्थापित किया गया है? बताओ शाबाश, कमेंट करके। किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इनकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और सबसे बड़ा तेल शोधन जो भारत में रिफाइनरी है वो कौन सी है? सबसे बड़ी जो है वो है जामनगर, गुजरात के अंदर, है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में जामनगर, गुजरात के अंदर है। अगला है किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? किलिमंजारो एक चोटी भी है ना। किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम भी क्या है? किलिमंजारो है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब मृत ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये मोजाम्बिक में है। मेडागास्कर तो नहीं हो सकता, मेडागास्कर तो अफ्रीका से थोड़ा सा अलग द्वीप हो गया। इथोपिया या तंजानिया, इन तीनों में से बताओ, ए, सी और डी। मोजाम्बिक में है, तंजानिया में है, या इथोपिया में है? तो आपको ध्यान रखना है, जो किलिमंजारो जो है वो कौन से देश के अंदर है? तंजानिया के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये ध्यान रखना है आपको। साथ में किलिमंजारो जो है ये माउंट किलिमंजारो के नाम से प्रसिद्ध है, ये एक ज्वालामुखी भी है। अगला देखो, ये रांची है कि रांची पठार के पश्चिम में ऊंचे पठारों का एक समूह है जिनके समतल शीर्ष लेटराइट से ढके हुए हैं, लेटराइट मिट्टी से ढके हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रांची के पठार के जो ऊंचे भाग हैं उनको क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है। रांची के पठार के पश्चिमी जो भाग हैं वो ऊंचाई पर हैं, लेटराइट मिट्टी है वहां पर, उन ऊंचे स्थानों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बाट, पाट, घाट या माटा। किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, पार्टलैंड उनको कहा जाता है। जैसे चंबल नदी कि जो उबड़ खाबड़ मैदान है उनको तो बैडलैंड कहा जाता है, वैसे ही रांची के पठार के जो ऊंचे वाले स्थान है उनको पार्टलैंड के नाम से जाना जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, पार्टलैंड के नाम से ये जाने जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती? इनमें से कौन सी घटना है जो धरातल के ऊपर नहीं होती? प्राकृतिक घटनाएं हैं सारी की सारी। ज्वालामुखी धरातल के ऊपर ही फूटती है, समुद्र के अंदर कभी ज्वालामुखी नहीं फूटती। धरातल जहां सरफेस होगा वहां ये फूटेगी ज्वालामुखी। इसके अलावा अपक्षय का मतलब होता है कटना, फटना, टूटना, बिखरना चीजों का। चट्टान जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है उसको अपक्षय बोल देते हैं। अपर्दन क्या क्या होता है? भूमि का जो कटाव होता है उसको अपर्दन बोल दिया जाता है। या सुनामी, अपर्दन भी तो धरातल के ऊपर ही होगा, नदियां जहां बहेंगी वहां अपर्दन होगा। सुनामी कभी धरातल के ऊपर नहीं आती, सुनामी कहाँ आती है? महासागरों के अंदर आती है, ध्यान रखना, इतना तो आप बता सकते हो ये। ठीक है, सुनामी शब्द सुना होगा। सुनामी हमेशा कहाँ आती है? समुद्री तूफान है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी उठती है, और वो कहाँ होती है? हमेशा समुद्र के ऊपर होने वाली घटना है, धरातल के ऊपर नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। चलो अगला बताओ, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में है, उत्तरी सागर में है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है, या उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है? पहली बात तो ये ग्रैंड बैंक है क्या? ग्रैंड बैंक ये अमेरिका का जो पूर्वी तट है, उत्तरी अमेरिका का ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, मान लो यहाँ पर इस तरह से ये फैला हुआ है, और इस साइड क्या है? उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर इस साइड अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, इस द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड के इस साइड से यहाँ से एक महासागरीय धारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर।
लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। इस साइड से एक जलधारा आती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और जो गल्फ स्ट्रीम है आपने पढ़ रखा होगा, ये एक गर्म जलधारा है। ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो है वो यहाँ आपस में मिलती है, और जहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वो स्थान जो होता है, वो स्थान क्या होता है, वो स्थान जो मछली उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। और ये गर्म और ठंडी जलधारा अमेरिका के पूर्वी तट के पास आकर मिलती है, और जहाँ पर जलधारा मिलती है उसी के पास स्थित है ग्रैंड बैंक। और ये ग्रैंड बैंक जो है ये मछली उत्पादन का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। अमेरिका का एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। उस न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ही स्थित है, उसके ऊपर स्थित है ग्रैंड बैंक। कई बच्चों तो बैंक का नाम सुनते ही आ जाएगा, पैसों को लेन देन वाला होगा। पैसों से संबंधित नहीं है, मछली उत्पादन से संबंधित है ग्रैंड बैंक। ध्यान रखना है। कौन से महासागर में, अब आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, तो आपको अटलांटिक महासागर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो देखते ही आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था, कैबिनेट मिशन के ने क्या किया था, मुस्लिम लीग की मांग थी अलग से पाकिस्तान बनाने की, उस मांग को अस्वीकार कर दिया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान नामक देश बनाने की मांग की गई थी, 23 मार्च 1940 को। बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946, मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाया गया था। और ध्यान रखना है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस बात का विरोध किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि या तो हमारी मांग मान लो, मांग मान लो मतलब मुस्लिम लीग ने कहा था कि या तो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान नामक देश बना दो, वरना हम क्या करेंगे, 16 अगस्त 1946 का जो दिन है उस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाएंगे। और जब पाकिस्तान बनाने की मांग को नहीं स्वीकार किया गया तो मुस्लिम लीग के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया भी। तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ये वही दिन है जिस दिन हमारे देश, 14 अगस्त नहीं 16 अगस्त को बनाया गया था, विकास भाई। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। दो ऑप्शन में दे रखा है क्या? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें 47 होना चाहिए था, कोई नहीं, 16 अगस्त 1946 जो भी है। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। इसी दिन देश के अंदर दंगे वगैरह जो भड़कने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य का मतलब होता है मोनोपोली या एकाधिकार। ठीक है, चाय के व्यापार के एकाधिकार को बोल लो, एकाधिकार, तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया, चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये ध्यान रखना है। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? बताओ शाबाश, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 5 रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, मैंने आपको बताया था। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में समाप्त किया गया था? शाबाश, बताओ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है पहला तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। मेन तो ये ध्यान रखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट 73 वाले एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। 1813 के चार्टर एक्ट है, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था 13 वाले एक्ट में। 33 वाला जो एक्ट है ये आपका राइट आंसर है। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट में चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसमें ध्यान रखना है आपको, इस एक्ट में क्या हुआ था? 33 वाले एक्ट में आपको ध्यान रखना है, भारत में से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन दास प्रथा भारत में से समाप्त कब हुई थी? दास प्रथा समाप्त हुई थी 1843 के अंदर।
ठीक है, 43 के अंदर दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और क्या हुआ था 33 वाले एक्ट में, बताओ शाबाश, और क्या काम किया गया था 33 के एक्ट में? ये भारतीय लोगों को भरोसा दिलवाया गया था भी किसी भी भारतीय के साथ उसके जाति, जन्म स्थान, लिंग या उसके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा किसी के साथ। ठीक है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो अगला है इसके अंदर, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक संगठन का गठन हुआ था 1831 के अंदर। 1831 में इसका गठन किया गया था। किसने किया था बताओ? मैजिनी ने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था, गिबर्टी ने, या केवूर ने किया था? यंग इटली नामक संगठन इटली से संबंधित है, इतना तो आपको बता ही दिया, नाम से बता यंग इटली। इसका गठन जो हुआ था वो 1831 में हुआ था, ये मैंने बताया। किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, मैजिनी ने इसका गठन किया था यंग इटली का, ध्यान रखना है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, इसका भी ध्यान रख लो। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। हाँ, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यंग इटली आपसे पूछ ले तो यंग इटली क्या हो जाएगा? मेजिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस में जो क्रांति है वो किसके शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना। बताओ, इसमें फ्रांस की क्रांति पहली बात हुई कब थी? तो 1789 के अंदर, 1779 के अंदर ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में, लुई 15वें के, या इनमें से कोई नहीं? तो जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय शासक कौन था इनका? लुई 16वां इनका शासक था, ध्यान रखना है, फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक है, 1789 के अंदर हुई थी। और भारत की प्रस्तावना के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो एकता अखंडता की जो बात कही गई है, एकता अखंडता व समानता या भाईचारा जो भी है, ये जो धारणा है भाईचारा की, समानता की बजाय भाईचारा लिख लो, बंधुता लिख लो चाहे, ये जो धारणा है वो भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से ही ली गई है। गणतंत्रात्मक जो शब्द हैं, गणतंत्रात्मक शब्द जो है वो भी फ्रांस की क्रांति की ही देन मानी जाती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अगला देखो, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। बाबर को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था किसने? आलम खान था एक तो, और कौन था? दौलत खान था। आलम खान, दौलत खान तथा राणा सांगा, या जिसको आप संग्राम सिंह बोलते हो, इन तीनों ने मिलकर बाबर को भारत के अंदर बुलाया था इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करने के लिए 1526 के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये पूछा है, आलम खान के बारे में क्वेश्चन है, ये पूछा है कि आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का संबंधी था वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। दूसरा, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, उसके पिता थे। अगला, पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के, आगे ऑप्शन कट गया, चलो कोई भी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इब्राहिम लोदी का संबंधी था दौलत खान लोदी या आलम खान लोदी, दोनों चाचा भतीजा थे वैसे, एक प्रकार से एक आलम खान लोदी था, एक दौलत खान लोदी था। क्वेश्चन आलम खान लोदी के बारे में है। ये आलम खान लोदी जो आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी का संबंधी था ये, और यह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था, ध्यान रखना है। दौलत खान लोदी जो है ये पंजाब के अंदर, वहां का पंजाब का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन बताओ शाबाश। इसका तो मैंने बता दिया कि ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इब्राहिम लोदी का संबंधी था और ये दिल्ली की राज सिंहासन का दावेदार था। ये खुद मार नहीं सकता था इब्राहिम लोदी को, तो इसने क्या किया था, इसने राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने मिलकर क्या किया था, बाबर को भारत के अंदर बुलाया था 1526 के अंदर। ठीक है, चलो अगला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ जिसको आज वो बिखर गया, सोवियत संघ 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ और बाद में सोवियत संघ का स्थान किसने ले लिया, रूस ने ले लिया। क्वेश्चन ये है कि 1991 के अंदर 1990 के दशक का जो शुरुआती समय था उसमें जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? पहला ऑप्शन है खुर्शचेव, दूसरा ब्रेजनेव, तीसरा मिखाइल गार्बोचेव, दूसरा बोरिस येल्त्सिन।
बताओ शाबाश। इसका अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, मिखाइल गार्बाचेव जो था वो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। मिखाइल गार्बाचेव ने क्या किया था? आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की थी सोवियत संघ के अंदर, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका जो है, सोवियत संघ और जो अमेरिका है, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो है दोनों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा का एक युद्ध शुरू हुआ। हथियारों की लड़ाई नहीं थी, विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था, सोवियत संघ समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था। तो उसमें सफलता मिली लास्ट में जाकर पूंजीवाद वाले को। पूंजीवाद को जिस देश ने अपनाया था वो ज़्यादा विकास कर रहे थे, ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। तो सोवियत संघ के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो देश जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आर्थिक सुधार की मांग उठानी शुरू की थी। और जैसे ही गार्बाचेव ने क्या किया था, आर्थिक सुधारों को अपनाया था, तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, उसके अंदर से जो देश उसके साथ जुड़े हुए थे वो अलग होने लग गए। उसी को कहा जाता है सोवियत संघ का विघटन। विघटन मतलब उसका अलग अलग देश उसके अंदर से निकलते चले गए। तो गार्बाचेव के समय ये ऐसा हुआ था, जब उसने आर्थिक सुधारों को शुरू किया था तो देश जो है उससे अलग होते चले गए थे, उसका विघटन हो गया था। तो मिखाइल गार्बाचेव आपको ध्यान रखना है इसका। अगला है, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है बस। 1960 में हुआ था। और दो देशों के बीच में नदी के विवाद को लेकर जो समझौता होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व बैंक के द्वारा करवाया जाता है। और ये सिंधु नदी समझौता भी किसके द्वारा करवाया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने समझौता करवाया था। नदी के विवाद का समझौता विश्व बैंक करवाता है दो देशों के बीच में। ठीक है, सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं। अगला सिंपल है, ये भी। सार्क का गठन कब हुआ था? आप जानते हो सार्क का गठन कब हुआ, बताओ शाबाश। सार्क का मुख्यालय बता दो पहले। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय तो आपको पता है कहाँ है, काठमांडू के अंदर है। कितने सदस्य हैं सार्क के अंदर? 8 हैं। 8 के 8 सदस्यों के नाम पता होने चाहिए आपको ना। 8 के 8 सदस्य कौन है? भारत है या नहीं सार्क के अंदर? बताओ, क्या भारत सार्क के अंदर है? तो बिल्कुल है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है ना, नेपाल भी है। तो ये श्रीलंका है इसके अंदर, हाँ, मालदीव भी है इसके अंदर। क्लास कब हुई स्टार्ट? क्लास हुई थी 7:15 बजे हुई थी, 1 घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना, 1985 के अंदर सार्क का गठन हुआ था। ठीक है, 8 के 8 देश आपको पता होने चाहिए भाई। नहीं पता है तो देखना और पता करना। अगला, भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी थी? 1989 में, 1990 में, 1987 में या 1985 में? शांति सेना किसके लिए थी? अमेरिका, उसमें सॉरी, श्रीलंका के अंदर जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, जो तमिलनाडु से गए हुए थे, अंग्रेजों ने भेजा था उनको। उन्होंने 1985-86 के आसपास क्या किया था? श्रीलंका के खिलाफ ही एक विद्रोह किया था कि इस मांग को लेकर कि तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग से देश बना दो। अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने। श्रीलंका की पुलिस या श्रीलंका की आर्मी उन विद्रोहियों को नहीं संभाल पाई, तो श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी। और भारत में उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे। तो श्रीलंका में जो तमिल विद्रोही थे, उन तमिलों के दमन के लिए क्या किया था? भारत ने अपनी सेना वहां भेजी थी, जिसको शांति सेना का नाम दिया गया था। और शांति सेना भारत ने कब भेजी थी वहां पर? 1987 के अंदर भेजी थी। इसीलिए तमिल भाषा बोलने वाले जो भारतीय वहां रह रहे थे वो नाराज हुए राजीव गांधी से कि हमारे खिलाफ सेना क्यों भेज दी। यही कारण हुआ था कि लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की थी 1991 के अंदर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वो सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला है 1987, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन कौन से देशों ने मिलकर 1967 में आसियान की स्थापना किए थे? भाई, आसियान की स्थापना किसने की थी 1967 के अंदर? आसियान का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है? ये है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थापना 1967 में हुई थी। कितने देशों ने मिलकर की थी? तो 5 इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 10 है। कौन कौन से 10 है पता कर लेना, है ना, पता करना, खुद पता करके लिखोगे तो याद रहेंगे। तो इसमें देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। भारत संस्थापक सदस्य नहीं था आसियान में, भारत संस्थापक सदस्य नहीं था, तो भारत वाला ऑप्शन आते ही कट जाएगा। पाकिस्तान भी नहीं था, तो भारत पाकिस्तान इसमें भी दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो और क्या दे रखा है आपको। अगला है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। बिल्कुल सही है, ये 5 देश जो है इन्होंने मिलकर की थी। मलेशिया, इंडोनेशिया,
सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने मिलकर जो है वो आसियान की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। वर्तमान में 10 सदस्य हो गए इसके अंदर, बाकी बाद में जुड़ गए थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग के अंदर है। द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड्स के अंदर है। सदस्य कितने, जज कितने हैं, 15 जज होते हैं। कार्यकाल जो होता है इनका 9 वर्ष का होता है। पहले भारतीय जो जज बने थे इसके अंदर वो कौन थे, पहले भारतीय जज इसके अंदर तो BN राव थे। BN राव पहले भारतीय जज थे इसके अंदर। और पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे नागेंद्र सिंह। ठीक है, इनका ध्यान रखना। नागेंद्र सिंह पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, BN राव पहले इसके जज बने थे। ठीक है, BN राव ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे। BN राव RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। सबसे लंबे समय तक RBI के गवर्नर के पद के ऊपर रहने वाले व्यक्ति भी BN राव है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है निम्नलिखित में से क्या रियो सम्मेलन से संबंधित है। रियो सम्मेलन रियो डी जनेरियो के अंदर है ना, पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी अर्थ समिट जिसको आप बोलते हो ना, अर्थ समिट भी बोल देते हैं इसको। रियो के अंदर 1992 में हुआ था ना पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो के अंदर। दूसरा जोहानसबर्ग में हुआ था, तीसरा फिर रियो के अंदर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है ये 1992, 2002, 2012 रियो, जोहानसबर्ग, रियो 3 ये ध्यान रखना। 2022 में अब आप बताना कहाँ हुआ था, ये कहाँ होगा। तो इससे क्या संबंधित है, एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 23, एजेंडा 24। तो इससे संबंधित है रियो सम्मेलन से एजेंडा 21। एक रिपोर्ट पेश की गई थी इसके अंदर, एजेंडा 21 जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर थी और जैव विविधता को बढ़ाने से संबंधित थी। ध्यान रखना है आपको, एजेंडा 21 बिल्कुल बढ़िया विकास भाई, बिल्कुल बढ़िया। एजेंडा 21 संबंधित है रियो से। ठीक है, ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने से संबंधित थी ये। अगला है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया अनुबंधित मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है, मजदूर हैं, उनको, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। सिंपल है, गिरमिटिया उनको कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जिन मजदूरों को अंग्रेज जो है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर भेजा करते थे अपना गुलाम बनाकर। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था उनको। सिंपल है, ये ध्यान रखना है। ये टर्मिनोलॉजी है, इनका ध्यान रखना है, किस शब्द का मतलब क्या होता है इसमें, और समझने वाला तो कुछ नहीं होता। अगला बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, जिसको आप फजल अली आयोग भी बोलते हो, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे, बिल्कुल सही बात है, आपको गलत बताना है, ये तो सही है। अगला है इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया था। ठीक है, इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर अस्वीकृत किया था, तो ये बिल्कुल सही है या गलत है बताओ। भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर इसने अस्वीकृत कर लिया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने। अगला है इसकी स्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसकी जो स्तुति है मतलब इसकी जो सिफारिश है उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया था। दूसरा है इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य और थे। अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य थे या 3 थे या 4 थे, बताओ शाबाश, इनमें से कौन सा सही होगा। बी मीना सिंह, ए विकास गुप्ता, भी बताओ शाबाश, कोशिश करो। हाँ, बी सही है। क्यों? क्योंकि इसने तो स्वीकार कर लिया था ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, अस्वीकार कर लिया था। अस्वीकार थोड़ा ना किया था, इसने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। बाकी तीनों बातें सही है। सरकार ने भी इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। 2 अन्य सदस्य भी थे इसके अंदर, कौन थे, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे सदस्य थे इसके KM पनीकर, KM पनीकर इसके दूसरे सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 1953 में इसका गठन हुआ था। 1955 में इसने रिपोर्ट पेश की थी। 1956 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, अधिनियम का गठन किया गया था। चलो अगला देखो, देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था भाई। देश का विभाजन हुआ था उस समय एक स्थान था नोआखाली, है ना, ये NCERT से है, ध्यान रखना ये वाला, क्योंकि सोचो कि कहाँ से लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन। ये चर्चा में रहा था क्यों, भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण। भाई इस स्थान के ऊपर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, एक तो ये कारण ये नहीं था। सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण, या भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। जल विवाद भी नहीं था। इनमें से बताओ 2 कौन सा था।
सांप्रदायिक दंगों के कारण था। सांप्रदायिक दंगों के कारण या महामारी के कारण, बताओ शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक दंगों के कारण। ये वर्तमान में जो नावखली है ये बांग्लादेश के अंदर है, और विभाजन के समय यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। महात्मा गांधी भी यहाँ पर गए थे, सांप्रदायिक दंगे भड़के थे इस कारण। ठीक है, ध्यान रखना आपको। सांप्रदायिक दंगे ये वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है, नावखली। अगला, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? बताओ। ये +2 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की पहली ही लाइन है, ये पहली ही लाइन है, ये +2 एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। किसने ये भाषण दिया था इस नाम से? महात्मा गांधी ने दिया था, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में जो उनका भाषण हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, उसका शीर्षक यही था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ध्यान रखना है। अगला है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? तो पहली लोकसभा के अंदर सरकार, तो आपको पता है कि पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 के अंदर खत्म हुए थे, 1951 में शुरू हुए थे। उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बनी थी वो तो कांग्रेस बनी थी। विपक्षी दल कौन सा था? तो भारतीय साम्यवादी जो पार्टी है, वैसे समाजवादी साम्यवादी एक ही अलग अलग दे रखे हैं इसमें, लेकिन साम्यवादी पार्टी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी विपक्षी के रूप में। ठीक है, वैसे सबसे अधिक संख्या निर्दलीयों की थी। दल की अगर बात करें, पार्टी की अगर बात करें तो ये आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो अगला देखो, ये आसान है आपके लिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताओ। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या राम मनोहर लोहिया? तो ध्यान रखना है आपको, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था जब ये छात्र आंदोलन शुरू किया था उन्होंने 1975 के आसपास। हाँ, डेली 7:15 बजे होगी क्लास, और ये रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी भी ऐप के ऊपर। अमिता, आपको ये अभी लाइव जैसे ही खत्म होगी उसके कुछ समय के बाद ये रिकॉर्डेड क्लास बन जाएगी, और रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हाँ, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय। योजना आयोग का गठन 1951 नहीं, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ध्यान रखना है ना, 15 मार्च 1950 को। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना बिल्कुल सही है, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बाकी सही है। तो राइट आंसर नहीं का पूछा है तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, ना कि 1951 में। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, आसान है आपके लिए। अगला है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? ये बेलग्रेड के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है, बेलग्रेड के अंदर हुआ था 1961 में। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो मार्शल टीटो बने थे, और ये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना है, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति होते थे। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो, ये सारे संस्थापक सदस्य थे इसके। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, टीटो बिल्कुल सही है, टीटो जो है युगोस्लाविया से थे और ये इसके संस्थापक सदस्य भी थे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही। अभी 45 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके मुझे बताओ। और जो बच्चे YouTube के ऊपर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये YouTube के ऊपर आज के लिए क्लास थी। उसके बाद आगे से आपको जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी आपको डिवाइन स्टडी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, और MCQ बैच रहेगा कंप्लीट NCERT बेस्ड। हम MCQ करेंगे जैसे आज की क्लास के अंदर थे। आज हमने मिक्स वाला किया था, भी तीनों सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन थे इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मिक्स थे। आगे से जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में वो करेंगे एक एक सब्जेक्ट वाइज। पहले पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद और वो भी जो क्वेश्चन करेंगे वो हम चैप्टर वाइज करेंगे, ध्यान रखना है आपको। जैसे पॉलिटिकल साइंस मान लो हमने स्टार्ट कर दिया, तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज MCQ हम स्टार्ट करेंगे। एक एक चैप्टर के जो मेन 20, 30, 40 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोर्स परचेज करना है तो डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके, पहले 500 बच्चों के लिए केवल जो है 200 रुपये फीस है। अगले जो बच्चे होंगे उनके लिए फ़ीस बढ़ जाएगी 399, बहुत ही नाममात्र फीस है।
जिन बच्चों ने परचेज़ किया नहीं है जल्दी से पर क्लास को परचेज़ करके कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। आज पहली क्लास थी, डेमो क्लास थी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी लास्ट क्लास है, बाद में ऐप के ऊपर चलेगी। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई सभी को।